Moving on to some more NCERT exercise questions. We have question number 4. Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. अब ऐसे क्वेश्चंस में रिएक्शन गिवन नहीं है, हमें मास कैलकुलेट करना है, अमाउंट को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे रिएक्शन को खुद ही लिखना पड़ेगा एज इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड. तो CO2 जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम एरो के बाद में लिखेंगे. प्रोड्यूस कब हो रही है? व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर. तो कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं इन एयर. एयर का मतलब हमें तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है. तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी इट्स गोइंग टू बी C प्लस O2 गिव CO2. इक्वेशन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना कंपलसरी होता है. द इक्वेशन सीम्स टू बी ऑलरेडी बैलेंस्ड. इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है. अब बैलेंस्ड इक्वेशन से बहुत कुछ हमें पता चलता है. स्टोइकियोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? कार्बन का हमारे पास 1 मोल है, डाइऑक्सीजन का हमारे पास 1 मोल है. जब दोनों का 1 मोल रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है. और अगर मास के टर्म्स में बात करें तो कार्बन का मास यहाँ पर हो जाएगा 12 ग्राम्स. O2 ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 इंटू 2 इज गोइंग टू बी 32 ग्राम्स. और जो CO2 है इसका मास कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 प्लस 12, ये आ जाएगा 44 ग्राम्स. ये तो है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जब हमारे पास सब कुछ प्रोपोर्शनेट है, जितना होना चाहिए उतना ही है. अब क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस गिवन है. कंडीशंस क्या है? लाइक इन द फर्स्ट केस वो बोलते हैं कि आप पता लगाओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर. तो कार्बन का तो 1 मोल लेकर के चल रहे हैं. अब 1 मोल के साथ ऑक्सीजन कितना चाहिए? 1 मोल. उन्होंने बोल दिया इज बर्न्ड इन एयर. एयर का मतलब बहुत ज्यादा सप्लाई है हमारे पास एयर की या ऑक्सीजन की, कंटिन्यूस सप्लाई है. जब एयर बहुत सारी है ऑक्सीजन भी अनलिमिटेड होगी. तो यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है. इसके कंपैरिजन में कार्बन फिर भी लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर सकता है. जो एक ज्यादा होता है उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, जो कम होता है कंपैरेटिवली इट्स नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट. तो ये बहुत ज्यादा है, यानी कि इन द फर्स्ट केस कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. और हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि जब 1 मोल कार्बन होता है तब 1 मोल CO2 यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. ज्यादा वाले से मतलब नहीं है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट पे ही ध्यान देना होता है. तो 1 मोल इज गोइंग टू गिव अस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इन द फर्स्ट केस हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 44 ग्राम्स ऑफ CO2. अब सेकंड केस को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे बोलते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन इज अगेन 1 मोल सफिशिएंट है, इज बर्न्ड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन. अब जब कार्बन 1 मोल है तो डाइऑक्सीजन कितना चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन? हमें चाहिए 32 ग्राम्स. ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन से इंफॉर्मेशन है हमारे पास. अब उन्होंने बोला कार्बन तो 1 मोल है लेकिन डाइऑक्सीजन कितना है? सिर्फ 16 ग्राम्स. ये कम कर दिया. जो कम कर दिया वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट. अब एक्सेस से हमें कोई मतलब नहीं है. अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा. तो 32 ग्राम होता तो CO2 कितना मिलता? 32 ग्राम के हिसाब से CO2 हमको मिलता 44 ग्राम. लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है. तो 16 ग्राम से कितना मिलेगा? इसको हमने हाफ कर दिया तो प्रोडक्शन भी हाफ हो जाएगा, यानी कि वी आर गोइंग टू गेट 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं. यहाँ पे वो बोलते हैं अगेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन. कार्बन को बढ़ा दिया, 1 मोल होना चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से, हमने तो 2 मोल ले लिया, काफी ज्यादा ले लिया. आर बर्न्ड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन. अब इसको तो बढ़ा दिया, बढ़ाने वाले से फर्क पड़ता ही नहीं. एक्सेस वाला कितना भी ज्यादा ले लो, 2 मोल्स की जगह आप 20, 200, 2000 भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क हमेशा पड़ता है जो कम अमाउंट में होता है, जो लिमिटेड होता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा. तो ये ज्यादा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. हमें तो 1 मोल के लिए 32 ग्राम्स चाहिए था, यहाँ ये 2 मोल्स हो गया, तो ये बढ़ के 64 होना चाहिए था ना. अगर इसको डबल किया, ये तो कम कर दिया, तो जो कम किया वो लिमिटिंग रिएजेंट है. सो इन दिस केस अगेन ऑक्सीजन इज द डाइऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. तो 32 ग्राम से कितना बनता है? 44 ग्राम. अगेन वो 16 ग्राम से पूछ रहे हैं, तो 32 ग्राम से अगर 44 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है CO2, तो 16 ग्राम से कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ भी हाफ हो जाएगा, तो 22 ग्राम्स ऑफ CO2. तो ज्यादा से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा. लिमिटिंग रिएजेंट हैज डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट.
We have another question. Calculate the mass of sodium acetate. The formula is CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. तो यहाँ पर हमें मास कैलकुलेट करना है सोडियम एसिटेट का, जिसका मोलर मास गिवन है 82.0245. अब यहाँ पर रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml, ml में होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गिवन है 0.375 मोलर. इस मोलर का मतलब हुआ यहाँ पर मोलैरिटी, यानी कि जो भी सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी गिवन है. अब क्योंकि मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी के फॉर्मूले से ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, या पहले गिवन वैल्यूज को नोट कर लेते हैं. वॉल्यूम गिवन है 500 ml, उसके बाद मोलैरिटी दे रखी है 0.375 मोलर, और एक मोलर मास यहाँ पर गिवन है. सिंस मोलैरिटी इज गिवन तो उसी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे. नाउ वी नो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, या तो इसको हम लेते हैं लीटर्स में, और अगर हम ml वाली वैल्यू यूज करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में इनटू 1000 लेना होता है. अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. यहाँ पे आ गया इनटू 1000 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. अब मोलैरिटी कितनी गिवन है? मोलैरिटी इज 0.375 दे रखी है, इक्वल्स टू मास हमें पता नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो अपॉन में आ जाएगा मोलर मास. मोलर मास इज गिवन विच इज 82.0245 इनटू हमको लेना है वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 500 ml. अब ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया यहाँ पर, तो मास कितना आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 0.375 इंटू 82.0245 डिवाइडेड बाई 2. तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे रफली ये आ जाएगा 15.38 ग्राम्स. तो यानी कि जो हम सोडियम एसिटेट यूज कर रहे हैं उसका कितना मास हमको लेना है? वी हैव टू टेक 15.38 ग्राम्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per ml and the mass percent of nitric acid being 69%. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ठीक है. कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन. अब कंसेंट्रेशन के कई फॉर्मूले होते हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलैरिटी मोलैलिटी भी होते हैं. तो क्या कैलकुलेट करना है? इन मोल्स पर लीटर. यहां से हमको हिंट मिलती है मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम यूज हो रही है यानी कि इट्स मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हमको फाइंड करनी है इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml. तो यही पॉइंट है जहां थोड़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. ये जो डेंसिटी है ये नाइट्रिक एसिड की नहीं है, ये पूरे सॉल्यूशन की. उन्होंने बोला ना इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी ऑफ इतना, तो ये डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की है, पूरे सैंपल की है, सिर्फ नाइट्रिक एसिड की नहीं है. ठीक है. एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड बीइंग 69%. अब इसको सॉल्व करते हैं. उन्होंने बोला नाइट्रिक एसिड का जो मास परसेंट है वो कितना है? 69%. इसका मतलब मास परसेंट, मास है लेकिन परसेंट के फॉर्म में यहाँ पर गिवन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ नाइट्रिक एसिड आएगा वो आ जाएगा 69 ग्राम्स, और जो पूरे सॉल्यूशन का मास होगा हमारे पास उसको हम लोग कंसिडर करेंगे 100 ग्राम्स, बिकॉज परसेंट के टर्म्स में है. तो अगर सोल्यूट हमारे पास 69 है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा 100 ग्राम्स. अब पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी हमको पता है विच इज इक्वल टू 1.41. तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं 1.41 ग्राम पर ml. अब ये दोनों वैल्यू सॉल्यूशन की हमारे पास है, सॉल्यूशन का मास भी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी भी है. वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. यहां से वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी. सारी वैल्यूज हम लोग सॉल्यूशन की यूज कर रहे हैं, तो मास हम लोग यूज करेंगे 100, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.41. यहां जब हम कैलकुलेट करेंगे ये नियर अबाउट 70.92 ml निकल कर आएगी वॉल्यूम. ठीक है. उसके बाद हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, तो चेक कर लेते हैं क्या क्या चाहिए. अब मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. लीटर्स में है तो ठीक है, लेकिन अगर ml में है तो यहाँ पर हमको लेना है इनटू 1000.
अब नंबर ऑफ मोल्स अभी तो नहीं है हमारे पास सोल्यूट के, बट वी नो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ इंटू 1000 है, यहाँ इंटू वॉल्यूम है। अब गिवन मास कितना है तो हमें पता है द मास इज 69 इंटू आ गया 1000 अपॉन हमें चाहिए मोलर मास ऑफ HNO3। अब HNO3 जो है इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन है 1, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन 16 होता है, लेकिन इंटू 3 करेंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 63। तो मोलर मास की जगह हमने लिखा 63। नेक्स्ट हमको चाहिए वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 70.92। तो कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन के बाद द रिजल्ट विल कम आउट टू बी नियर अबाउट 15.4 मोलर। तो जो मोलैरिटी है उसकी यूनिट कैपिटल M होती है, या हम मोल्स पर लीटर लिख देते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, आप नहीं समझ पाते कौन सी वैल्यू किसकी है या किस स्टेप के बाद क्या करना है, तो आप हमेशा जितनी भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको सेग्रीगेट कर लेना, कॉलम वाइज लिख लेना, एक कॉलम सोल्यूट का, एक सॉल्वेंट का और एक सोल्यूशन का। तो उससे आपका काम काफी सिंप्लीफाई हो जाता है।